नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सुपर टेट के सिलेबस के अंतर्गत आपका आता है शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल, जो 10 मार्क्स के होते हैं। उसके अंतर्गत आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन्हीं 1 से 2 प्रश्न को कंफर्म करने के लिए हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि वास्तव में समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसके महत्व क्या है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एज अ टीचर आपका क्या रोल है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, जहां से आपके एग्जामिनर प्रश्न बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यह है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा हम कहते किसको हैं, इस बात को सबसे पहले हम जानेंगे। तो समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एवं उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, यह समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या करना होता है, समावेशी शिक्षा क्या है वास्तव में, तो इसको बताया गया है कि समाज के सभी वर्ग, देखिए जिस भी समाज से आप बिलोंग करते हैं उस समाज के सभी वर्ग, यानी सभी वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ग आपके होंगे, जैसे कि आपको पता है समाज में अलग अलग वर्ग के अलग अलग जाति प्रजातियों के आधार पर समाज को विभाजित किया जाता है। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि समावेशी अर्थ से ही आप समझ सकते हैं कि समावेश करना, यानी कि सबको एक साथ मिला देना, यानी समावेश कर देना। तो समाज के सभी वर्ग, यानी कि जिस भी समाज से आप बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि हमारे समाज में अलग अलग वर्ग से अलग अलग जाति उपजाति के आधार पर लोगों का विभाजन किया हुआ है, लेकिन समाज के सभी वर्ग के बच्चों को, अब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि समाज के सभी वर्ग के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। यानी कि शिक्षा की जो मुख्य धारा है, यानी कि मेन स्ट्रीम है, उसके साथ जोड़ना जो है, जोड़ने का जो कार्य है उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, एवं उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या होता था कि एजुकेशन लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके भीमराव अंबेडकर जी है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो भेदभाव हुए हैं हमारे समाज में, कि एक बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है लेकिन उसको जो है शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कोई साधन नहीं था, उसको जोड़ने का कोई मौका नहीं मिला, वो उनको गेट से बाहर बैठकर स्टडी करने होते थे, अगर वो पढ़ना भी चाहते थे तो उनको गेट से बाहर, क्योंकि वो जो है निम्न जाति से बिलोंग करते थे। ऐसी जो नकारात्मक गतिविधि, नकारात्मक सोच मानसिकता वाले जो व्यक्तित्व होते हैं, उन्होंने इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बांटा हुआ था। तो इसीलिए क्या हुआ कि भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो स्ट्रगल हुए हैं, ऐसे सोसाइटी में लाखों करोड़ों अरबों में से एक आध बच्चे ही ऐसे हो सकते हैं जो इतने संघर्ष करने के बावजूद भी उन्होंने एजुकेशन को नहीं छोड़ा, और इसीलिए उन्होंने नहीं छोड़ा, तभी जाके उन्होंने जो है हमारे संविधान के सबसे मुख्य व्यक्ति बने। जो संविधान निर्माता के सबसे मुख्य व्यक्ति है वो हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने। तो इसके पीछे का रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कि समावेशी शिक्षा की जो पहल थी वो बहुत प्राचीन सोच नहीं है, अभी आधुनिक यानी कि नवीनतम सोच में एक सोच है एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव किए गए हैं, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत बदला गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या किया गया है कि सभी वर्ग के जो बच्चे होते हैं, यानी कि हमारे समाज में जो अलग अलग छोटे लोगों की जो मानसिकता है उसके आधार पर क्या किया गया है, समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जो समाज को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, मतलब आप बच्चे को यदि डेवलप करना चाहते हैं तो आप जो है अपने मानसिकता को चेंज करना होगा, क्योंकि एज अ टीचर आपका रोल ये नहीं है कि कौन सा बच्चा किस जाति से बिलोंग करता है या कौन किस धर्म से बिलोंग करता है। आपके लिए बच्चे सभी इक्वल हैं, और उन सभी बच्चों को डेवलप करने की जो जिम्मेदारी है वो आपको दी गई है। अब आप डेवलप करेंगे तभी हमारे जो देश है, राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, ये एक मुसलमान धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन अगर इनके साथ भी भेदभाव हुआ होता तो शायद ये इस पोजीशन पर नहीं पहुंचते, और इस पोजीशन पर नहीं पहुंचते तो शायद हम आज बाकी देशों से और ज़्यादा पिछड़े हुए होते। ठीक, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हमें जो है डरना पड़ता, क्योंकि वो मिसाइलों को डेवलप कर
चुके थे और हम मिसाइल डेवलप नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर जो है उद्देश्य ये होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी उपजाति के आधार पर लोगों को या बच्चों को नहीं बांटना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में एक पहल की गई कि समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्हें सिर्फ जोड़ा ही ना जाए, उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। चाहे वो बच्चा किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, उसे सेम स्कूल में एडमिशन मिलने चाहिए, उसके साथ व्यवहार समान प्रकार से करने चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो शिक्षक है वो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके की गतिविधि, इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए। ऐसे सिस्टम को जो है, ऐसे सिस्टम के अंतर्गत जब हम बच्चों को एजुकेशन देंगे तो उस एजुकेशन सिस्टम को हम कहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना एवं उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। अब स्टूडेंट्स, बात यह है कि ये सारी बातें तो आप समझ पाए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है कि समावेश करना, सभी वर्ग के बच्चों को एक साथ समावेश करके जोड़ना और उन्हें बराबर के अवसर उपलब्ध कराना, ये समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। ठीक, लेकिन आप जो ये समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे, इसको किस तरीके से प्रदान करेंगे, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चों को, वो आप स्कूल के माध्यम से ही प्रदान कर सकते हैं। ठीक, जब आप स्कूल की, क्योंकि शिक्षा हम स्कूल से ही, यानी विद्यालय से ही हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं या शिक्षा को पाते हैं, क्योंकि विद्यालय से जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो जो औपचारिक शिक्षा आपका प्रारंभ होता है वो स्कूल के माध्यम से होता है और उसी को ही हम एजुकेशन कहते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप इंक्लूसिव एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आप ऐसी गतिविधियों को किसके माध्यम से कर सकते हैं? स्कूल के माध्यम से। अब स्कूल के माध्यम से आप बच्चों को क्या करते हैं? एजुकेशन देते हैं। लेकिन एजुकेशन किस प्रकार का देते हैं आप? उस एजुकेशन सिस्टम को कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। यानी फॉर्मल का मतलब औपचारिक एजुकेशन। ये एक सिस्टम बनाया गया है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, कि जो बच्चे होंगे उनको एक नियमित आयु के बाद, यानी कि एक नियमित आयु के बाद उनको जो है एक ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जहां पर उनको औपचारिक रूप से सिर्फ शिक्षा ही दी जाएगी। और ऐसे औपचारिक शिक्षा जो है ये कहाँ पर दिए जाएंगे? उनको स्कूल के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से दिए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आप इंक्लूसिव एजुकेशन जो शुरू करेंगे या इंक्लूसिव एजुकेशन जो आप प्रदान करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे? स्कूल के माध्यम से। और स्कूल के माध्यम से आप कैसा एजुकेशन प्रदान करेंगे? तो आप स्कूल के माध्यम से आप उनको देते हैं एजुकेशन, और वो एजुकेशन हो जाएगा आपका फॉर्मल एजुकेशन। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि इसके अंतर्गत आपका उद्देश्य होता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। यानी अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ को विकसित करना। यानी कि जो आप बच्चे को स्कूल में जो एजुकेशन देंगे, जो फॉर्मल एजुकेशन देंगे, वो किस प्रकार से देंगे कि उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप करें। क्योंकि जब आप उसकी समझ को विकसित करेंगे तो वो बच्चा अपने आप से भी कुछ बेहतर सोच पाएगा। तो मूल उद्देश्य आपका उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। इसके लिए यदि आप बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, उनकी समझ को विकसित करते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज सेट करने होते हैं। यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज का मतलब होता है कि आपको शिक्षण की जो कुछ प्लानिंग करनी होती है, कुछ विचार करने होते हैं, जिसके माध्यम से ही आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। और जब आप उनको किसी बेहतर तरीके से आप उनकी समझ को विकसित करते हैं, तो ऐसे ही एजुकेशन को हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और ये सब चीज़ें आप कहाँ पर करते हैं? तो ये सब चीज़ें जहाँ पर आप देते हैं उसको हम स्कूल कहते हैं। यानी स्कूल के माध्यम से ये सभी गतिविधियाँ हम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत रोल ऑफ अ टीचर। यानी रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और जब आप अपनी कक्षा में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको भी इंक्लूसिव एजुकेशंस के बारे में पहले से परिचित होना होगा। और परिचित होने के साथ साथ आपकी क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपने जब यूपीटेट या सीटेट किया होगा तो उसके अंतर्गत भी आपका इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक है, जो यूपीटेट या सीटेट में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं और वहाँ पर आप एक टॉपिक और पढ़ते हैं जिसे हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, यानी विशिष्ट बालक कहते हैं। और एक टॉपिक और पढ़ते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी अधिगम अशक्तता। तो ये 3 टॉपिक आप इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ये यूनिट है ये 5 मार्क्स का यूनिट है, जिसके अंतर्गत आप 3 टॉपिक पढ़ते हैं यूपीटेट या फिर सीटेट में।
ठीक, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पहले से जानते हैं, पहले से परिचित हैं, लेकिन फिर भी आपके सुपर टेट एग्जाम में आपको ये टॉपिक दिया गया है, तो आपको किस तरीके से इस टॉपिक को पढ़ना है जिससे आप 1 से 2 मार्क्स के जो भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे सुपर टेट में उनको आप इजीली कर पाएँ। तो इसके लिए आपका रोल जो है एक टीचर के रूप में किस प्रकार होने चाहिए। देखिए, रोल ऑफ टीचर का पहला पॉइंट है आपके लिए स्टूडेंट्स की फैसिलिटेटर का, यानी कि आपका रोल क्या है, एक फैसिलिटेटर का है। फैसिलिटेटर का अर्थ होता है सुविधा प्रदाता, यानी कि सुविधा को प्रदान करने वाला। तो आपका रोल क्या है कि बच्चे को सुविधा प्रदान करना, ये आपका रोल है। यानी कि जब आप अपने कक्षा शिक्षण के दौरान जब आप टीचिंग करेंगे तो उस दौरान बच्चे को सीखने में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उस बच्चे को आप सुविधा प्रोवाइड करेंगे, यानी कि उस बच्चे की हेल्प करेंगे, उसको जहाँ पर भी जो भी दिक्कत आएंगी उस दिक्कत के समाधान के लिए आप उसकी मदद करेंगे। तो ये आपका रोल है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत आता है गाइड, यानी कि आप एक गाइडर हैं। गाइडेंस आपका वर्क है। आप किसी भी बच्चे के साथ जो भी प्रॉब्लम होंगे उन प्रॉब्लम्स को गाइड करने का काम, यानी कि कब कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य कब नहीं करने हैं, इन सभी गतिविधियों के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। आप उनके गाइड के रूप में कार्य करेंगे। उनको जहाँ पर भी दिक्कत आएगी आप उनके लिए वो सही अरेंजमेंट आपका करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स कोच का, यानी कि नेक्स्ट देखिए, गाइड या फिर कोच का मतलब एक ही होता है। कोच का मतलब ये है कि बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए, उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अब तक आए हों या जो भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे के साथ हो जाए तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास होता है, उनके कोच के पास होता है। तो आपका भी रोल उतना ही है, चाहे आप 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर 60 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाएंगे उस विद्यालय में या आपकी कक्षा में जिस जिस कक्षा में आप पढ़ाएंगे उन कक्षा में जो भी बच्चे होंगे उन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आप होने चाहिए उस बच्चे के लिए। तो इसीलिए बताया गया है कि आपका रोल एक कोच के रूप में भी है। जैसे कोच एक खिलाड़ी के लिए उस तरीके से कार्य करते हैं कि उस खिलाड़ी को जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसका सॉल्यूशन वो देते हैं, तो इसी तरीके से आप भी एक कोच के रूप में उस बच्चे के लिए कार्य करेंगे और जो भी प्रॉब्लम उस बच्चे के सामने आएंगे उन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान आप उस बच्चे को करके देंगे। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट सिंपल ड्रेसअप। देखिए, टीचर का रोल क्या है, टीचर का रोल फैसिलिटेटर का है, टीचर का रोल गाइड का है, टीचर का रोल कोच का है, उसके बाद टीचर का रोल सिंपल ड्रेसअप, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट सिंपल ड्रेसअप होनी चाहिए। यानी टीचर ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरीके के ड्रेस में आप स्कूल में पहुंच जाएंगे। जैसे आजकल मॉडर्न जो ड्रेसेस होते हैं वो थोड़े से अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब जैसे जो डांसर होते हैं उनके जो ड्रेसेस होते हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो हीरो एक्टर होते हैं उनका अलग होता है, और आप एक शिक्षक है तो आपके जो ड्रेसअप है वो सिंपल होने चाहिए। समय के हिसाब से आपके ड्रेसेस में भी परिवर्तन आने चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक शिक्षक हैं तो आपको एक शिक्षक की जो मर्यादा है उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ड्रेसअप जो है बिल्कुल ओल्ड सिस्टम में चले जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन वाले ड्रेसेस आप पहनेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ओल्ड फैशन जो ट्रेडिशनल आपके क्लासरूम्स होते हैं या जो ट्रेडिशनल टीचिंग वेज हैं उनको इस समय जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है और इस समय मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न स्ट्रेटजीज को फॉलो किए जा रहे हैं। इसलिए सिंपल ड्रेसअप का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप सिंपल पैंट शर्ट या फिर यदि फीमेल है तो आपके ड्रेसअप कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। सिंपल का मतलब ये है कि आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस की तरह अपने ड्रेस को लेकर आप विद्यालय में ना पहुंच जाएं। आपके जो ड्रेसअप है वो सिंपल स्वाभाविक होने चाहिए। एक समझदार व्यक्ति जो एजुकेशन के फील्ड से बिलोंग करते हैं, एक सभ्यतावान व्यक्ति जो है जिस प्रकार के पोशाक को पहनते हैं इस प्रकार का नेचर आपका होना चाहिए, इस तरीके से ड्रेसअप आपके होने चाहिए। जैसे कि आजकल जो है डैमेज जीन्स वगैरह पहनकर जो है बच्चे घूमते हैं तो वो बच्चे पहन सकते हैं, बट आप एक टीचर हैं तो आप डैमेज जीन्स नहीं पहन सकते। आप जीन्स तो पहन सकते हैं बट डैमेज वाले नहीं पहन सकते। तो इस प्रकार आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो एक टीचर का है और टीचर को बहुत सारी गतिविधियों को ध्यान में रखकर कार्य करने पड़ते हैं, वरना उसका नेगेटिव इफेक्ट उनके बच्चों पर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल व्यक्ति जो है वो स्मोकिंग कर सकते हैं बट एक टीचर स्मोकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यदि एक टीचर स्मोकिंग करेंगे तो उसका सीधा सीधा नेगेटिव इफेक्ट जो है उनके बच्चों पर
पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी उस चीज़ को करेंगे। जो चीज़ टीचर करते हैं बिल्कुल बच्चे उनको फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि वो घर परिवार में जाकर भी अपने पेरेंट्स से भी लड़ते हैं कि हमारे टीचर ने ऐसे कहा है तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से बच्चे के ऊपर सीधा टीचर का या मैम का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए बच्चे के ऊपर सीधा टीचर का इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए एक टीचर को बताया गया है कि आपका ड्रेसअप सिंपल होने चाहिए। सिंपल ड्रेसअप का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ओल्ड फैशन में पहुंच जाएंगे। ओल्ड फैशन की बात नहीं है, आप मॉडर्न फैशन में रहिए, बट इसका मतलब ये है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर मॉडर्न ना हो जाए, जैसे कि आप डैमेज जींस वगैरह इस तरीके के पोशाक को ना पहने, इस तरीके के आपके ड्रेसअप नहीं होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फ्रैंकनेस टीचिंग। फ्रैंकनेस टीचिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रैंकनेस टीचिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप जिस भी टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं उस टॉपिक पर आप खुलकर बात करें। ये नहीं कि आप जो है टॉपिक से रिलेटेड आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं लेकिन पूरी डिटेल नॉलेज आप बच्चों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका उद्देश्य बच्चे को नॉलेज देना, सही और गलत का। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा भी होता है जैसे कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिस पर टीचर क्या है खुलकर बातचीत नहीं करते। तो यदि उस पर खुलकर बातचीत नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, आप यदि बायो के टीचर हैं या बायो आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आपका एक टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शंस के अंतर्गत आपको जो भी पॉइंट्स बताए गए, जो भी सुझाव दिए गए हैं, उस पर आपको बच्चों के साथ खुलकर बात करनी है। ये नहीं कि आप बच्चे को जो है थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है टॉपिक को बताते हुए आप हेजिटेट फील कर रहे हैं, आप बच्चों को सही तरीके से खुलकर नहीं बता रहे हैं, आपको शर्म आ रही हो, तो इस तरीके की वे ऑफ टीचिंग आपका नहीं होना चाहिए। आप जिस भी टॉपिक पर बात करें बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर और ऑथेंटिक नॉलेज के साथ आप उनके साथ डील करें, आप उनको सही नॉलेज दें, ताकि वो बच्चे उस चीज़ को समझें और उस तरीके की जो सही और गलत के विचार है उससे वो बाहर निकल पाए, उन्हें लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका विचार वो स्वयं कर पाए। इस तरीके की टीचिंग आपकी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं फ्रैंकनेस टीचिंग, और इसके बारे में आपको सुझाव दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स फ्रेंडली नेचर। देखिए, फ्रेंडली नेचर का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर जो आपका रोल है वो फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। फ्रेंडली नेचर का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स कि आप जो है अपने फ्रेंड के कंधे पर हाथ रखकर जिस तरीके से चलते हैं आप उसी तरीके से फ्रेंडली नेचर के साथ बच्चों के साथ भी डील करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करें कि बच्चे आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाए, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं स्वभाव से। अगर बच्चा सही भी कर रहा होगा तो टीचर का जो फेस एक्सप्रेशन है वो इस तरीके का होता है कि बच्चा देखकर घबरा जाता है कि शायद कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके के आपके नेचर नहीं होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि फ्रेंडली नेचर। फ्रेंडली नेचर का मतलब ये है कि जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो बच्चा यदि टीचर के फेस को देखता है तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, इसलिए सर जो है मेरे सपोर्ट में है, और जब मैं गलत करूँगा तो सर जो है मेरे सपोर्ट में नहीं रहेंगे। इस तरीके की आपकी नेचर होनी चाहिए ताकि बच्चा सही और गलत को पहचान सके। यदि वो गलत कर रहा है तो उसे पता लग जाए कि टीचर जो है मेरे से खुश नहीं है, मुझे इस कार्य को दोबारा नहीं करना। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे को बताएं तभी बच्चे उसको समझे, ये चीज़ आपके नेचर में होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसके लिए स्टूडेंट्स आपका नेचर इस तरीके से बनना चाहिए कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर पाए। ठीक, जब वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तभी आप उन्हें सही तरीके से गाइड करेंगे, तो बच्चे का डेवलपमेंट सही ढंग से हो पाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, यदि आपका नेचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर करने से घबराएंगे, कतराएंगे, और वो आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे। और जब तक वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेंगे तब तक उनके मन में जो उनका डेवलपमेंट जो है, यानी जब तक वो अपने प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उनका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत बताया गया है कि एक टीचर का रोल फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, एक टीचर का रोल गाइड के रूप में होना चाहिए, एक टीचर का रोल एज अ कोच होना चाहिए, और टीचर की जो ड्रेसअप है वो सिंपल होनी चाहिए। टीचर का जो टीचिंग स्किल है वो फ्रैंकनेस होनी चाहिए, यानी कि फ्रैंकनेस टीचिंग स्किल होनी चाहिए, और टीचर का जो नेचर है वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बच्चे के बिल्कुल दोस्त बन जाए, आप बिल्कुल फ्रेंड बन जाए और उनके साथ एक साथ लंच शेयर करें, एक साथ आप उनके कंधे में हाथ डालकर घूमें, ऐसे वाले फ्रेंड नहीं होते। ऐसे वाले फ्रेंड आपको बनना
इतना भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंडली नेचर का मतलब यहाँ पर ये है सिर्फ कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर पाए, इतना आपका नेचर होना चाहिए फ्रेंडली जैसा, ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर करें और वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल पाए। तो इसीलिए ये सब आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत बताया गया है। और एक लास्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत, और वो है टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव। देखिए टीचिंग मेथड्स, जो टीचिंग मेथड्स है वो आपके कैसे होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। जैसे कि आप शिक्षण कौशल टॉपिक के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे शिक्षण कौशल के अंतर्गत आपने सबसे पहला टॉपिक ही पढ़ा है जिसका नाम है शिक्षण कौशल एवं शिक्षण की विधियां। ठीक, तो शिक्षण की विधियां, उसके बाद आपने दूसरा पढ़ा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मैंने आपको शिक्षण सूत्र के बारे में बताया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बताया, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक, शिक्षण सूत्र जिसको शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहते हैं। फिर आपको मैंने शिक्षण की प्रविधियां बताए, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताए। तो जो भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं उन दो टॉपिक के अंतर्गत हम सिर्फ टीचिंग पर ही बात करते हैं, क्योंकि टीचिंग मेथड्स आपकी कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें कब करते हैं, जब आप बीएड या फिर डीएलएड सही ढंग से प्रशिक्षण लेते हैं, जब आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आपके अंदर इस प्रकार की जो गतिविधियां आपके व्यवहार में देखने को मिलते हैं। और जब आप इन सभी चीज़ों को से पहले से डील कर चुके होते हैं तो आपकी टीचिंग मेथड जो है वो इफेक्टिव होती है। तो ये जो भी टॉपिक्स आपको मैंने अभी तक लास्ट क्लासेस में बताए हैं, उनको यदि आप देख लेंगे तो आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में क्लियर हो जाएगा कि टीचिंग मेथड्स किस तरीके से इफेक्टिव होते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जो भी मैंने अभी तक आपको बताए जितने पॉइंट्स, वो सभी आपको क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत और क्या जानना होता है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि जो समावेशी शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें कौन कौन सी गतिविधियों को करना होता है, समावेशी शिक्षा वास्तव में है क्या, और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, ताकि जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि जब हमें पता होंगे तभी हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों के आंसर को दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स यहाँ पर यह है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक कोई भेदभाव ना करे। देखिए आप एज अ टीचर आप किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे। आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से, किसी भी उपजाति से बिलोंग करते हो, आप बच्चों में विभेद नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। ये आपका प्रथम रोल है एक शिक्षक के रूप में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मतलब होता है समावेश करना, यानी कि शिक्षा के अंतर्गत जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे उन सभी को आप एक साथ एक जगह समावेशित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एक साथ आप उनको मिक्स करेंगे। तो जब वो सभी बच्चे एक ही कक्षा में आपसे एक ही शिक्षक के से जब वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो शिक्षक उसमें किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षक का प्रथम रोल ही है कि शिक्षक कोई भेदभाव ना करे। ये इसका प्रथम पॉइंट है समावेशी शिक्षा का। दूसरा आता है स्टूडेंट्स कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको बताने हैं कि जो समावेशी शिक्षा है वो एक औपचारिक शिक्षा है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन है। ये फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन वो है स्टूडेंट्स जिसको प्राप्त करने के लिए बच्चे एक विशेष स्थान पर जाते हैं, और उस विशेष स्थान का नाम होता है विद्यालय यानी स्कूल। तो इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का दूसरा पॉइंट आपका बनता है औपचारिक शिक्षा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे यदि पूछा जाए कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, और ऑप्शन में रहते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप बताएंगे कि जो समावेशी शिक्षा है एक औपचारिक शिक्षा है। तीसरा पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबको संभाले, यानी कि समावेश का अर्थ ही मैंने आपको बताया कि सभी को स्थान देने चाहिए। तो समावेशी के अंतर्गत आपको क्या होता है कि सबको संभाल लेना है, यानी जो भी बच्चे होंगे, जिस भी धर्म से, जिस भी जाति से होंगे, उन सबको एक जगह संभालेंगे। ये आपका रोल होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। चौथा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स कि सबको स्थान दे। जिस भी जाति से, जिस भी धर्म से बच्चे आते हैं, उन सभी को स्थान दिया जाए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स कि
सबको ज्ञान मिले, यानी कि आपके विद्यालय में या आपकी कक्षा में जिस भी कैटेगरी से, जिस भी सोसाइटी से, जिस भी धर्म से, जाति से, जहाँ से भी बच्चे आएंगे सबको ज्ञान मिलना चाहिए। यानी कि आपको सबको स्थान भी देना होगा, सबको समा भी लेना होगा और सबको ज्ञान मिले इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये आपको करनी होगी। और एक और पॉइंट बनता है स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत, सबको बराबर समझा जाए। देखिए कोई छोटा बड़ा ये नहीं होना चाहिए, आपके विचार में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। आप सभी को इक्वलिटी के नज़र से देखें, आप सबको बराबर समझें, ये समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, सबको एक जगह मिले। देखिए पहले क्या होता था कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसा था कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको अलग क्लासरूम में बिठाए जाते थे और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको अलग क्लासरूम में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि उन सभी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया गया और एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाया गया जिसका नाम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत स्पेशल बच्चे प्लस नॉर्मल बच्चे दोनों एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया कि सबको एक ही जगह मिले, यानी सबको एक जगह मिले का मतलब जो शिक्षा ग्रहण करने के जो स्थान है वो सब एक ही जगह पर बैठे। चाहे आपकी कक्षा में कोई बच्चा स्पेशल हो या फिर नॉर्मल हो, कैसा भी बालक हो, वो सबको एक ही जगह पर शिक्षा ग्रहण करने के मौके मिलने चाहिए। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल उद्देश्य है। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इंक्लूसिव एजुकेशन का कि सबको एक ही अध्यापक से मिले। देखिए पहले क्या होता था कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए अलग टीचर रखे जाते थे और जो नॉर्मल बच्चे होते थे उनके लिए अलग टीचर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक ही अध्यापक से सीखने के अवसर मिलने चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे पहले होता था स्पेशल बच्चों के लिए अलग टीचर और नॉर्मल बच्चों के लिए अलग टीचर, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों की जो मानसिकता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। शायद बच्चे जो है अपने आप को हीन महसूस करते थे कि शायद हम उनसे अलग हैं क्योंकि हम जो है विशिष्ट बालकों में आते हैं। हो सकता है कि वो बच्चा जो है किसी भी रूप से, शारीरिक रूप से वो दिव्यांग बालक हो और उसे लगता हो कि बाकी सभी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो अलग स्कूल में पढ़ते हैं, अलग क्लासरूम में पढ़ते हैं, अलग शिक्षक से पढ़ते हैं और हम जो बच्चे हैं वो अलग अलग बच्चे हैं और हम जो है अलग टीचर से पढ़ते हैं, सब अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं। तो इस तरीके के बच्चों में हीन भावनाएं विकसित होती थी। तो इस वजह से एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया और उस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि शिक्षक कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, शिक्षक जो भी शिक्षा देंगे वो औपचारिक शिक्षा होगा। शिक्षक सभी बच्चों को एक जगह पर सबको संभालेंगे। ठीक है, सबको स्थान देंगे, बराबर स्थान देंगे, सबको ज्ञान मिलेंगे, सबको बराबर समझा जाएगा, सबको एक ही जगह पर ज्ञान मिल पाएंगे या सबको एक ही जगह पर ज्ञान दिए जाएंगे और सबको एक ही अध्यापक से ज्ञान प्राप्त होंगे। यानी कि एक ही अध्यापक उन सभी बच्चों को एक ही स्थान पर समान रूप से बिना भेदभाव किए उनको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य था। आई होप आपको यहाँ तक सभी पॉइंट्स क्लियर हो पाए होंगे कि आपका रोल एज अ टीचर कैसा होना चाहिए और समावेशी शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तो उनको मैंने इस सिस्टम के अंतर्गत आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कशन किए हैं उन सभी बातों को आप समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यदि एग्जामिनर नया प्रश्न भी बनाता है तो इन्हीं पॉइंटों को उठाकर ही वो बनाएगा। इसीलिए मैंने जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया ताकि आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सभी क्लियर हो पाए होंगे। यदि आपको फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।